मुक्तिबोध। माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो जो गजानन माधव मुक्ति बोध थे, इनका जन्म हुआ था ये जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917। गजानन माधव मुक्ति बोध का 13 नवंबर 1917। ठीक है, और गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था श्योपुर में। कहाँ के रहने वाले थे ये? श्योपुर के रहने वाले थे। और श्योपुर में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम श्योपुर का श्योपुर भारत में भारत के मध्य प्रदेश में। वो देखो, वो लिखा है श्योपुर, देखा? राजस्थान के राइट में देखा? शिवपुरी नहीं, ऊपर श्योपुर नहीं मिला, अभी भी समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर के बाजू में वो है श्योपुर। तो श्योपुर में पालपुर कूनो नेशनल पार्क है। पालपुर कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अभी लेपर्ड आए। हाँ, जहाँ पर अभी चीते आए हैं नामीबिया से। हाँ, ठीक है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति कहाँ मिलेगी? श्योपुर। श्योपुर के रहने वाले थे गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? शिवपुर भोलेनाथ की नगरी, वो शिवपुरी है। वहां पर माधव नेशनल पार्क है। शिवपुर और शिवपुरी दोनों अलग अलग है। और यहीं से एक नदी बहती है जिसका नाम है कूनो नदी। इसी के नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया। ये सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वन्यजीव अभ्यारण्य 1981 में बना था। हाल में 2017 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और इसी से संबंधित है एशियाटिक लॉइन परियोजना। तो जो गुजरात का गिर अभ्यारण्य है, वहां से हम एशियाटिक लॉइन लाकर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं और लेपर्ड लेकर आए हैं चीता। सर वो नेशनल पार्क 2017 में होना। हाँ, नेशनल पार्क, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, वन्यजीव अभ्यारण्य। वो भी वही है। अरे उसी को बनाया गया है, पहले अभ्यारण्य था, बाद में नेशनल पार्क बन गया। तो गजानन मुक्ति बोध ने तार सप्तक प्रथम प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। नहीं, पत्रिका नहीं थी, ये तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे। तार सप्तक के प्रथम प्रतिष्ठित कवि थे। गजानन माधव मुक्ति बोध। चलो, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। इसको कैसे याद रखना है वो आप देखो। गजानन माधव मुक्ति बोध है ना, मुक्ति का मतलब, ठीक है, तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? श्योपुर में। 13 नवंबर 1917 में श्योपुर में एक नेशनल देखते हैं, नेशनल पार्क जिसका नाम है कपालपुर कूनो नेशनल पार्क। 2017-18 में इसको क्या हुआ? नेशनल पार्क बना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में था। अभी हाल में ही चीते हम यहाँ सर लेकर आए हैं नामीबिया से। वो एक चीज पूछना, वो पहले
1981 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, और अब 2017 में वो नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, अब ये जो रचनाएं हैं, कविता संग्रह, कहानी, उपन्यास, आलोचना और अन्य, अब इनको याद कैसे करना है आप वो देखो। तो वो कहानी चल रही थी, अगर आपने देखा हो, शिव और पार्वती की, है ना, शिव और पार्वती की कहानी चल रही थी कि शिव जी और पार्वती का विवाह हो चुका है और पार्वती अपने घर में बैठी हुई हैं और सोच रही हैं, है ना। तो सोचा उन्होंने काठ का सपना, तो मैं क्या, उन्होंने सोचा कि मैं एक लकड़ी से एक पुत्र का जन्म करूंगी। अगर आपने कभी देखा हो तो मैं आपको कहानी में सुना रहा हूँ। तो लकड़ी से एक पुत्र का जन्म करूंगी मतलब उन्होंने काठ का सपना देखा। ठीक है, फिर जैसे उन्होंने सपना देखा तो धूल से सतह से उठता हुआ आदमी, है ना, उन्होंने एक सपना देखा, काठ का सपना। ठीक है, कि एक मेरा एक लड़का होना चाहिए जो, मतलब उन्होंने बनाया सपना, मतलब होते लकड़ी का, ये तो काठ का सपना, मतलब आपको बोला कि एक सपना देखा, तो एक मेरा पुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब ये पुत्र बनेगा कैसे, तो उन्होंने सोचा कि शायद मिट्टी का बन जाए। तो सतह से उठता आदमी, वही सतह से उठ रहा था और वो, है ना, सतह से उठा, तो उसका नाम फिर क्या रखा, गणेश। ठीक है, अब गणेश, शंकर भगवान को पता नहीं चला कि ये मेरा पुत्र है, बाद में पता चला, तो वो अपने पिताजी को अपनी माता के कक्ष में नहीं घुसने दे रहे थे। अगर आपने देखा होगा है ना, नहीं घुसने दे रहे थे, तो गुस्सा आ गया शंकर भगवान को, मेरी पत्नी ये घुसने नहीं दे रही, ये लड़का पता नहीं कौन है। तो उन्होंने उठाया त्रिशूल और फेंक के मारा तो गर्दन कट गई। तो पार्वती जी रोने लगी कि क्या हुआ, मेरे चांद का मुंह टेढ़ा कर दिया आपने, तो चांद का मुंह टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो वहां अब पार्वती जी हैं, उन्होंने बोला कि अब आपने मेरे चांद को मतलब मार दिया है, तो आज अब कुछ नहीं रहेगा जीवन में, तो मैं पूरी पृथ्वी को भूरी भूरी खाक धूल में मिला दूंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि भूरी भूरी खाक धूल में मिला दूंगी। तो उन्होंने कहा रुको, दिक्कत मत करो, भेजा भगवान को और दूसरे के, तुम एक काम करो, कोई देखो ऐसा इंसान जिनका गर्दन जोड़ दी जाए। तो बोले कि अब कोई नहीं मिला, कौन मिला, हाँ, तो उनका नाम हो गया गजानन माधव मुक्ति। बोले अब आज से इनका नाम गजानन माधव मुक्ति हो गया। ठीक, अब गजानन माधव मुक्ति बोल हुआ, तो पहले जब उनको मुंह जोड़ा, है ना, तो वो आधा काला आधा गोरा, तो ब्रह्म राक्षस जैसे दिखने लगा, भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस जैसे, तो फिर सब भगवानों ने आशीर्वाद दिया, तो फिर वो गोरे हुए। तो उनके बारे में आज इतना साहित्य लिखा गया कि एक साहित्य की डायरी लिख दी पूरी। ठीक है, तो एक साहित्य की डायरी लिख दी, और भारत की संस्कृति वो इतने फेमस हुए, इतिहास लिखा, तो भारत का इतिहास, संस्कृति। अब कोई भी पूजा कर लो, सबसे पहले कौन पात्र होता है, गणेश जी, तो वे पात्र हो गए। ठीक है, पात्र हो गए। ठीक है, उसके बाद उनकी इतनी कामना की जाती है कि कामायनी एक पुनर्विचार, और आरती गाते ही हम लोग, तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, लगे रहते हैं दिन भर संघर्ष करने रहते कि हे भगवान कुछ तो लक्ष्मी दो। ठीक है, फिर उसी उनके बारे में बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। तो साहित्य सौंदर्य और साहित्य की समीक्षा की समस्या, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मतलब एक कहानी थी जो आपको गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में याद रहेगी याद, लगा लेंगे आंसर। नहीं कुछ ये तो नहीं कुछ कहानी संगत बताओ, ये मैंने केवल एक्स्ट्रा, अच्छा कभी पूछ ले तो आपको कम से कम ये याद तो रहे, देख के तो समझ में आएगा कि कविता संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, कविता हो गई। हाँ, आप अब देख के भी जाएंगे तो भी आपको वहां याद आएगा कि हाँ ये है ना, समझ में आया, डाउट याद रहेगा। तो सबसे पहले पार्वती जी ने क्या देखा, सपना, कौन सा, काठ का सपना, फिर क्या सपने में धूल से उठता आदमी, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा कर दिया शंकर भगवान ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, भूरी भूरी खाक धूल, उसके बाद ब्रह्म राक्षस जैसे देखने लगा। ठीक है, फिर उसका देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तो एक साहित्य की डायरी लिख दी। फिर उसके बाद फिर भारत के इतिहास में संस्कृति उनकी जागी, तो ये विपात्र हो गए। उसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष, नहीं ये तो हो गया, कामायनी पुनर्विचार, साहित्य का सौंदर्य साथ समीक्षा की समस्या, ये आप लास्ट में जोड़ लेना, उनके साहित्य में ये था। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
स्टोरी मत समझो, वो वहां आपको लगाना है आंसर, इसलिए स्टोरी सुना दी। सर थोड़ा